हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एके ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। और इसके अंदर अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के ऊपर अपने डिस्कस किया था, तो उसी को अपने स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा अपने पीछे से रिवाइज कर लेते हैं कि इस मॉडल के अंदर अपने देखा था कि यहाँ पर एक रेडिएशन सोर्स, जिसमें अपने कहा था एक लेड का बना हुआ बॉक्स था जिसके अंदर रेडियम धातु को रखा गया था, और ये इससे क्या अल्फा पार्टिकल मतलब जो हीलियम का नाभिक वो किस पर गिराया गया था, गोल्ड फॉइल स्वर्ण पत्र पर गिरवाया गया था। और इसके चारों तरफ अपने कह सकते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन, एक प्रतिदीप्त पदार्थ जिंक सल्फाइड को इन्होंने प्रयोग में लिया था। तो इन्होंने देखो इसमें यहां पर अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि देखा कि जब ये अल्फा पार्टिकल इसमें से निकल रहे हैं तो अधिकांश अल्फा पार्टिकल, अपने इससे जो निष्कर्ष निकाले थे वो निष्कर्ष यही थे कि अधिकांश अल्फा कण इस स्वर्ण पत्र में से बिना विचलित हुए सीधे निकल रहे हैं। तो देखो यहां पर सीधे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर इसमें से कुछ कण, अपने ध्यान जो 2 नंबर दिया था, कुछ कण इसमें से क्या हो रहे हैं, विचलित हो रहे हैं। ठीक है, और विचलन का आपने कारण बताया था। विचलन का कारण यह था कि परमाणु के अंदर जो धनावेश है वो संपूर्ण नाभिक के अंदर नहीं फैला हुआ रहता, वो एक बीच में रहता है, जिसको अपने सघन ठोस भाग बताया था। और तीसरी बात कही थी कि लगभग अपने कहा था 20,000 में से जो एक कण है वो जिस पथ से आया था पुनः उसी पथ में लौट गया। 180 डिग्री विचलन कोण इसके अंदर देखने को मिला था। ठीक है जी, तो ये देखिए अपने पास यहां पर जो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, और यहां पर जो ये दे रखा है अपने थॉमसन, तो दोनों की तुलना कर सकते हैं। देखिए तुलना क्या है कि देखिए यहां पर इन्होंने कहा था कि जो थॉमसन तो ये कहता है कि जो धनावेश है वो पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित रहता है। जैसे इसने पीला भाग जो दिखाया गया है वो पूरा धनावेश को दिखाया गया है, जबकि रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो रदरफोर्ड का मॉडल क्या कहता है कि जो धनावेश है ये परमाणु तो ये दिया गया है इसने, लेकिन धनावेश क्या है, इसके बीच में सेंटर पार्ट में धनावेश है। तो दोनों के अंदर अपने को जो डिफरेंस देखने को मिलता है। दूसरे उसने कहा कि जैसे इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अपने कहा था कि जो इलायची के दाने हैं या जो तरबूज के अंदर बीज है उस तरह से इसके अंदर वितरित रहते हैं, जबकि इसमें यहां पर जो इलेक्ट्रॉनों का जो वितरण है वो इलेक्ट्रॉनों का वितरण अभी अपने बात करेंगे कक्षा के अंदर, एक निश्चित कक्षा है, उस निश्चित कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रहते हैं। तो दो चीजें अपने को देखने में अलग मिली थॉमसन के मॉडल के अंदर और रदरफोर्ड के मॉडल के अंदर। तो ये दोनों में अलग अलग बात है कि वहां पर धनावेश का वितरण पूरे परमाणु में बताया गया था, यहां पर धनावेश का जो वितरण है वो परमाणु के सेंटर में बताया गया है। और उस सेंटर भाग को इन्होंने जो नाम दिया वो क्या दिया, केंद्रक नाम दिया। अर्थात अपने कह सकते हैं कि केंद्रक की खोज किसने की, तो केंद्रक के खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड है। ठीक है, इससे पहले केंद्रक नाम से नहीं जाना जाता था, अपने धनावेश को पूरे परमाणु के अंदर वितरित दिखाया गया था। अब अपने कह रहे हैं कि जो धनावेश है वो कहां वितरित रहता है, केंद्रक में वितरित रहता है। तो इसका मतलब जो केंद्रक के जो खोज करता है वो केंद्रक के खोजकर्ता कौन होंगे, केंद्रक के खोजकर्ता वो हुए वैज्ञानिक रदरफोर्ड। ठीक है जी, तो ये केंद्र के खोजकर्ता हो गए। फिर अपने इसमें नाभिक की त्रिज्या के बारे में बात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आ सकता है नाभिक की त्रिज्या के ऊपर कि जो नाभिक की जो त्रिज्या है वो नाभिक की त्रिज्या अपनी कितनी बताई, 10 की पावर -15 मीटर नाभिक की त्रिज्या बताई अपने। फिर इसी तरह से परमाणु की त्रिज्या की अपने बात करते हैं, तो परमाणु की त्रिज्या भी अपने बता दी कि परमाणु की त्रिज्या क्या रहती है, वो थी हमारी 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, तो ये अपने पास रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अंदर जो निष्कर्ष, केंद्रक के खोजकर्ता रदरफोर्ड हुए, नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या। तो ये चीजें अपने को देखने को मिली। हमारा जो क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन यहां से उठेगा कि केंद्रक के खोजकर्ता, या आपने कह सकते हैं कि जो नाभिक, केंद्रक भाग को अपने क्या नाम दिया गया है, नाभिक कह सकते हैं, न्यूक्लियस। तो नाभिक के जो खोजकर्ता है वो नाभिक के खोजकर्ता कौन है, रदरफोर्ड है। ठीक है, न्यूक्लियस के खोजकर्ता कौन हुए, रदरफोर्ड न्यूक्लियस के खोजकर्ता हुए। अब इसमें आगे चलें अपने, यहां पर अपने पास इसके अंदर जो निष्कर्ष निकले, पहला निष्कर्ष यही निकला कि परमाणु का अधिकांश धनावेश केंद्र भाग नाभिक में स्थित रहता है।
ठीक है। और इसकी त्रिज्या भी अपने बात कर चुके हैं कि इसकी त्रिज्या कितनी है, तो इसकी त्रिज्या का मान हमारे पास हो गया 10⁻⁻15 मीटर नाभिक की त्रिज्या आ गई। दूसरी बात अपने को यहां पर इसके अंदर जो देखने को मिलेगी वो ये कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कहां रहेंगे, तो इलेक्ट्रॉन अपने कहते हैं कि जो नाभिक है, जैसे ये हमारा जो नाभिक भाग हो गया, इस नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन अपने पास इस तरह से वितरित रहते हैं, ठीक है। तो इनको इन्होंने जो रदरफोर्ड ने जो नाम दिया था वो रदरफोर्ड ने क्या नाम देता है, कक्षा। कक्षा या इन्हें क्या कहा जा सकता है, कक्ष कहा जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन कहां स्थित रहेंगे, इन कक्षा या कक्ष में स्थित रहेंगे, ठीक है। तो ये इसके बारे में बात आ गई, ठीक है। ऑर्बिट क्लियर होगी चीज अपने को। अब तीसरी चीज इसके अंदर अपने को देखने को मिलती है इसके अंदर नाभिक के बारे में और इलेक्ट्रॉन कहां स्थित रह रहे हैं। इसके बाद में तीसरी चीज अपने को यहां पर देखने को मिलेगी वो है कि जो इसका द्रव्यमान संख्या के बारे में बात करें, किसका जो द्रव्यमान संख्या है वो द्रव्यमान संख्या क्या है, द्रव्यमान संख्या किसे कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या किसे कहा जाएगा, तो अपने द्रव्यमान संख्या जिसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने ए से, ये ए क्या है, तो ये कहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग है, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या का जो योग है, उस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग को क्या कहा जाता है, द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। मैं यहां पर भार की बात नहीं कर रहा, संख्या की बात कर रहा हूं। जैसे अपने बात कर सकते हैं सामान्य सी सोडियम के अंदर बात करें तो सोडियम में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है 11 और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है 12। तो इसकी जो द्रव्यमान संख्या ए होगी वो कितनी हो जाएगी 23। तो ये इसकी द्रव्यमान संख्या है। और द्रव्यमान संख्या सदैव कैसी होती है, पूर्णांक होती है। द्रव्यमान संख्या कैसी होती है, सदैव पूर्णांक होती है। जबकि जो परमाणु भार है वो परमाणु भार पूर्णांक नहीं होता है। जैसे क्लोरीन की अगर अपने बात करें तो क्लोरीन का जो परमाणु भार है वो क्लोरीन का परमाणु भार कितना होता है 35.5 होता है। तो देखिए कि यहां पर भार की जब मैं बात करता हूं परमाणु भार, ये एक अलग चीज है और परमाणु भार कितना है अपने पास 35.5 है। पूर्णांक संख्या हो भी सकता है और पूर्णांक संख्या नहीं भी हो सकता। तो दोनों चीजें अपने को देखने को मिल सकती है इसके अंदर, किसके अंदर, परमाणु भार के अंदर। जबकि द्रव्यमान संख्या जो होगी वो हमेशा क्या होगी, पूर्णांक होगी। ये क्या है, दोनों की प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योग, संख्या का योग है। जबकि वहां पर अपने बात करेंगे भार की, वेट की बात करेंगे तो एक प्रोटॉन का वेट कितना है और एक न्यूट्रॉन का वेट कितना है वो अपने देख चुके हैं। तो उसके बाद आधार पर अपने परमाणु भार की परिभाषा नेक्स्ट जो अपने आने वाले वीडियो होंगे उनके अंदर अपने देखेंगे परमाणु भार की जो परिभाषा होती है वो क्या होती है। तो यहां पर अपने बात की है द्रव्यमान संख्या की। इसी तरह से द्रव्यमान संख्या के आधार अपने कह सकते हैं इसमें जो नेक्स्ट बात की जा सकती है वो किसकी कहा जा सकती है, परमाणु क्रमांक की कह सकते हैं कि परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो परमाणु क्रमांक को किससे प्रदर्शित किया जाता है, जेड से प्रदर्शित किया जाता है। और ये किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। प्रोटॉन की संख्या मतलब P के बराबर होगा। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। किसी भी परमाणु में जितने प्रोटॉन होते हैं वो इसका क्या होता है, परमाणु क्रमांक होता है। जैसे अभी अपने सोडियम की बात की थी तो सोडियम का अंदर जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन कितने होते हैं 11, अर्थात इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो परमाणु क्रमांक कितना होगा 11 होगा। इसी तरह से क्लोरीन के अंदर अगर हम बात करें तो क्लोरीन में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है 17, तो इसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो परमाणु क्रमांक कितना होगा 17। इसी तरह से अगर हमने बात कर सकते हैं अगर परमाणु उदासीन है तो उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों की संख्या की क्या होती है, बराबर होती है। तो इसका मतलब कह सकते हैं उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक, ये तीनों चीजों क्या देखने को मिलती है, अपने को बराबर ही देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये बात होगी द्रव्यमान संख्या की। द्रव्यमान संख्या को परमाणु भार के साथ में नहीं जोड़ा जा सकता। द्रव्यमान संख्या अलग है और परमाणु भार क्या होती है, अलग होती है। तो यहां पर अपने इसके अंदर देखा कि ये जो इसका नाभिक था, जो सघन ठोस भाग था जिसकी त्रिज्या बात कर चुके हैं, और इसके चारों तरफ के जो ये ऊर्जा स्तर थे इन्हें अपने नाम क्या दे चुके हैं, कक्षा नाम दिया जा सकता है। तो ये नाभिक और ये हो गए हमारे पास ऊर्जा स्तर, जिसे अपने क्या नाम दिया है, कक्ष, या क्या नाम दिया है,
कक्षा नाम दी है। तो ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अंदर बात में आई। फिर अपने कहते हैं कि इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है इन कक्षाओं में घूमते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं कि यहां पर इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन इन कक्षाओं में घूमेंगे। ठीक है, अब कोई भी चीज जब घूमती है तो घूमेगी तो क्या होगी, उसको घूमने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए। और अपने पास जब कोई चीज अगर घूमती है तो घूमने के लिए उसके अंदर ऊर्जा चाहिए, और लगातार अगर घूमने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो इसने जो अपना जो मॉडल है उस मॉडल को वो सौर मंडल के साथ में इसकी तुलना करता है वो। ठीक है, परमाणु मॉडल की तुलना किसके साथ करता है, सौर मंडल के साथ करता है। अर्थात सूर्य के चारों तरफ जो विभिन्न ग्रह हैं, जो पृथ्वी है, वो सारे चक्कर लगाते रहते हैं। इसी तरह से इस नाभिक के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। तो सौर मंडल मॉडल इसको कहा जा सकता है। रदरफोर्ड के मॉडल का एक अन्य नाम आ गया, वो नाम क्या होता है इसका, सौर मंडल मॉडल। सौर मंडल मॉडल मतलब जिस तरह से सूर्य के चारों तरफ विभिन्न जो ग्रह हैं, पृथ्वी, बृहस्पति, ये सारे जो ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, इसी तरह से नाभिक के चारों तरफ क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जब इस नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन नाभिक पर कौन सा आवेश है, धनावेश है, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कौन सा है, ऋणावेश है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नाभिक है वो नाभिक को इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ आकर्षित करेगा, क्योंकि विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो नाभिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करते हैं, और आकर्षण के कारण से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन तो अंदर की तरफ खींचे जाएंगे। इस चीज के बारे में इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन का जो अपकेंद्र बल है, इलेक्ट्रॉन का कौन सा बल, अपकेंद्रण बल, वो नाभिकीय आकर्षण बल को क्या कर देता है, संतुलित कर देता है। इलेक्ट्रॉन का जो अपकेंद्रण बल है वो नाभिकीय आकर्षण बल को क्या कर देगा, संतुलित कर देगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन जो नाभिक की तरफ खींच रहा था, क्योंकि अगर कोई चीज घूमती है, अगर अपने एक रस्सी के साथ एक पत्थर को बांधकर अपने अगर इसको घुमाते हैं, सर्पिलाकार रूप से घुमाते हैं, तो अपने देखते हैं कि वो पत्थर हमेशा बाहर की तरफ निकलना चाहता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन तो हमेशा कहा जब घूम रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन तो कहां निकलना चाहेगा, बाहर की तरफ निकलना चाह रहा है। ठीक है, तो ये अपकेंद्रण बल की बात कर ली। इस अपकेंद्रण बल को संतुलित कौन कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन को जो नाभिक अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है, जो इसका जो अभिकेंद्रित बल है वो अभिकेंद्रित बल इसको क्या कर रहा है, संतुलित कर रहा है, जिसके कारण से जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन अपने कह रहे हैं कि यहां पर इसने कहा था कि इलेक्ट्रॉन निश्चित वर्ताकार पथ में घूम रहा था। तो इस निश्चित वर्ताकार पथ को अपने नाम क्या दिया था, कक्षा या कक्ष इन्होंने नाम दिया था। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर जो अपकेंद्रण बल है वो अपकेंद्रण बल इस नाभिकीय आकर्षण बल या अभिकेंद्रण बल को क्या कर देता है, स्थायी कर देता है। ठीक है, तो यहां तक अपने को ये समझ में आ गया। इसके बाद में आगे अपने देखते हैं, तो अपने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वर्ताकार पथ में घूम रहा है तो दो चीजें देखिए, सौर मंडल से अलग कैसे है उसको भी अपने देख सकते हैं। सौर मंडल सूर्य के चारों तरफ जब चक्कर लगाता है तो सूर्य के चारों तरफ जो चक्कर लगाते हैं वो चक्कर वो क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, उदासीन पिंड होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या है, एक आवेशित पिंड है। तो दोनों में अंतर हुआ कि अपने कहते हैं कि जो ग्रह है वो ग्रह तो क्या है, उदासीन पिंड है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन के बारे में अपने कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित पिंड है। तो दोनों में अंतर देखिए ये होगा। ठीक है, तो अब अपने पास जैसे ये तो हो गया हमारे पास सूर्य, और इस सूर्य के चारों तरफ ये जो ग्रह है, जैसे पृथ्वी की मैं बात कर लेता हूं तो ये पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, और यहां पर अपने बात कर रहे हैं ये हो गया नाभिक, और इस नाभिक के चारों तरफ क्या कौन घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक है, तो ये तो क्या है, उदासीन पिंड है, और जबकि ये कैसा है, ऋणावेशित पिंड है। तो जब ऋणावेशित पिंड एक वर्ताकार पथ में घूमेगा तो वर्ताकार पथ में घूमने के कारण से जब जैसे इसकी दिशा बदलेगी, ठीक है, क्योंकि पहले देखते थे इस दिशा में घूम रहा है ये, और जैसे यहां पर आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन की दिशा ये हो जाएगी, यहां पर इसकी दिशा ये है और यहां पर इसकी दिशा ये है। ठीक है, तो दिशा में क्या आ रहा है, परिवर्तन देखने को मिल रहा है। और त्वरण क्या होती है अपने पास कर सकते हैं यहां पर, तो जैसे ये क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन की दिशा में परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो इलेक्ट्रॉन की दिशा परिवर्तित होते ही इसके अंदर क्या उत्पन्न हो जाएगा, त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, और त्वरित पिंड हमेशा
ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। यहां पर त्वरण उत्पन्न नहीं हुआ क्योंकि यह पिंड कैसा है, उदासीन पिंड है, जबकि यह पिंड कैसा है, हमारे पास आवेशित पिंड है। तो उदासीन पिंड और आवेशित पिंड दोनों के अंदर अंतर है, मूलभूत अंतर है। हमसे पूछा जा सकता है कि सौर जो परमाणु, रदरफोर्ड का जो परमाणु मॉडल है वो सौर मंडल से किस प्रकार से भिन्न है या किस प्रकार से उसको स्थायित्व उत्पन्न कर रहा है। तो अपने कह सकते हैं यहां पर ये आवेशित पिंड हुआ और यहां पर ये कैसा हुआ, उदासीन पिंड हुआ। तो आवेशित पिंड जैसे एक वर्ताकार पथ में घूमता है, उस वर्ताकार पथ में जब घूमेगा तो उसके अंदर क्या उत्पन्न होता है, त्वरण उत्पन्न होता है। अब इस त्वरण उत्पन्न होने के कारण से यहां पर एक वैज्ञानिक आए, वो वैज्ञानिक थे मैक्सवेल का ऊर्जा वितरण नियम। ठीक है, मैक्सवेल वैज्ञानिक आए और उन्होंने अपना जो नियम दिया उसे अपने कहते हैं ऊर्जा वितरण नियम कहा जाता है। ये क्या कहते हैं कि जब त्वरित आवेशित पिंड किसी वर्ताकार पथ में घूमता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब इस नाभिक के चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, तो वो त्वरित हो चुका है और वो क्या करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। अब इस ऊर्जा के उत्सर्जन के कारण से इस इलेक्ट्रॉन का जो पथ है वो पथ वर्ताकार न रहकर कैसा हो जाएगा, सर्पिलाकार हो जाएगा और अंततः जो ये इलेक्ट्रॉन है वो किसके अंदर जाकर समा जाएगा, नाभिक में आकर समा जाएगा। ठीक है, तो यहां पर रदरफोर्ड की ये कमी रहेगी। रदरफोर्ड ये नहीं समझा सका कि इलेक्ट्रॉन उस वर्ताकार पथ में घूम रहा है, उस वर्ताकार पथ में जब घूमेगा इलेक्ट्रॉन एक आवेशित पिंड है और आवेशित पिंड जब घूमता है त्वरित हो गया और त्वरित होने के कारण से उसमें से ऊर्जा का ह्रास हो रहा है और ऊर्जा के ह्रास होने के कारण से उसका जो पथ है वो पथ अपने जो पहले जो इसका पथ बताया था वो पथ कैसा बताया था, यहां पर वर्ताकार पथ यहां पर अपने को रदरफोर्ड बताता है, लेकिन यहां पर मैक्सवेल के ऊर्जा वितरण आरेख के आधार पर अपने इसका पथ बता चुके हैं। वो पथ कैसा हो चुका है, इसका सर्पिलाकार इसका पथ हो चुका है। ठीक है, तो दोनों में अंतर यह है। तो ये इस चीज को यहां पर नहीं समझा सका, ये दोनों के अंदर अपने पास मूलभूत इसका अंतर रहा। तो मैक्सवेल का ऊर्जा वितरण नियम के आधार पर अपने मॉडल के स्थायित्व की व्याख्या यहां पर रदरफोर्ड नहीं कर सका। ये रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी रही। ठीक है, तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमी। इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं दूसरी जो बात आती है एक परमाणुवीय स्पेक्ट्रम के बारे में बात आती है। अगली जो कमी अपने को देखने को मिली वो मिली अपने को परमाणु स्पेक्ट्रम। ठीक है, अब परमाणु स्पेक्ट्रम क्या है, सबसे पहले अपने बात करते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम किसे कहा जाता है, तो अपने जैसे अगर सामान्यतः देखते हैं इंद्रधनुष का जो निर्माण होता है तो इंद्रधनुष क्या है, स्पेक्ट्रम की जो श्वेत प्रकाश है, श्वेत प्रकाश को जब किसी वस्तु में से गुजारा जाता है, जैसे अपने प्रिज्म में से बात कर सकते हैं या आपने कह सकते हैं एक माध्यम से दूसरे माध्यम से जब श्वेत प्रकाश गुजरता है तो वो क्या होता है कि 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो 7 रंगों में बंटना क्या कहलाता है, वर्ण विक्षेपण कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर अपने ज्यादा स्पेक्ट्रम के ऊपर डिटेल बात नहीं करेंगे। तो वर्ण विक्षेपण प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना। ठीक है, जो 7 रंग कौन से होते हैं, आपने इसको विबग्योर के नाम से अपने जानते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 रंग होते हैं। तो इन 7 रंगों में जो प्रकाश बढ़ जाता है इसे अपने क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। और यहां पर अपने को प्रकाश की जो अलग अलग जो पट्टियां हैं वो अलग अलग पट्टियां प्राप्त होती है। तो स्पेक्ट्रम हमारे पास 2 प्रकार का होता है। पहला जो स्पेक्ट्रम होता है उसे अपने बोलते हैं सतत स्पेक्ट्रम और दूसरा जो स्पेक्ट्रम होता है वो होता है रेखीय स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो सतत और रेखीय। सतत का मतलब हो गया कंटिन्यू, जैसे इंद्रधनुष के अंदर अपने को जो रंग दिखाई देते हैं वो कंटिन्यू दिखाई दे रहे थे। एक रंग खत्म हो गया, इसका तो दूसरा, फिर तीसरा,
फिर चौथा, पांचवा, इस तरह से कंटिन्यू रंग अपने को दिखाई देते हैं इंद्रधनुष में। तो इंद्रधनुष का जो स्पेक्ट्रम होता है उसे अपने क्या कहा जाता है, सतत स्पेक्ट्रम होता है। तो रदरफोर्ड ने तो ये कहा था कि जो परमाणुवीय जो स्पेक्ट्रम है वो परमाणुवीय स्पेक्ट्रम कैसा होता है, वो सतत होता है। लेकिन वास्तव में परमाणुवीय स्पेक्ट्रम सतत नहीं होता, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम अपने को परमाणु का प्राप्त नहीं होता है। परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम है। रेखीय स्पेक्ट्रम से क्या मतलब हो गया कि जैसे हमारे पास एक रेखा मिली, किसी भी रंग की अपने पर्टिकुलर किसी एक रंग की अपने को यहां पर क्या मिल जाती है, एक रेखा मिली। उस एक रेखा के बाद में दूसरा जो भाग आएगा वो दूसरा भाग इसका आ गया, यहां पर जैसे डार्क भाग आ गया, ब्लैक भाग आ गया। इसके बाद में अपने को यहां पर दूसरे रंग की रेखा प्राप्त हो जाएगी, फिर इसके बाद में फिर अपने को क्या भाग प्राप्त हो जाएगा, अपने को ब्लैक भाग प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उस स्पेक्ट्रम को अपने क्या बोला जाता है, रेखीय स्पेक्ट्रम मिलता है। मतलब यहां पर रंगों की रेखाएं प्राप्त होती है अपने को, तो उस रंगों की जब रेखाएं प्राप्त होती है उसको क्या बोला जाता है, रेखीय स्पेक्ट्रम बोला जाता है। इस रेखीय स्पेक्ट्रम मिलने के पीछे का जो कारण था, रदरफोर्ड ने तो यह बताया था कि इसका स्पेक्ट्रम कैसा होता है, सतत होता है। अर्थात परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन अपने कहा था इस प्रकार से ये नाभिक हो गया और इस नाभिक के चारों तरफ इस तरह से वर्ताकार पथों में क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन वर्ताकार पथ में घूमेंगे यहां पर। अब वो वर्ताकार पथ के बारे में यहां पर ज्यादा वो डिटेल में नहीं बता सका था अपने को। तो इलेक्ट्रॉन या तो यहां है या इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां है। तो क्या होगा कि स्पेक्ट्रम कब प्राप्त होगा, अब आपने कहा कि स्पेक्ट्रम दो प्रकार का हुआ, सतत और रेखीय। इसी तरह से मैं स्पेक्ट्रम के एक भाग और बता सकता हूं, वो भाग हो सकता है हमारे पास अवशोषण स्पेक्ट्रम, और दूसरा जो भाग हो सकता है वो हो सकता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम दो प्रकार का और बताया जा सकता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में बता सकते हैं और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में बता सकते हैं। तो इस तरह से परमाणुवीय स्पेक्ट्रम अपने पास दो प्रकार का हुआ, अवशोषण सतत, अवशोषण रेखीय, उत्सर्जन सतत और उत्सर्जन रेखीय। तो चार प्रकार अपने पास बन गए। अवशोषण का मतलब हुआ कि जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण करके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। निम्न का मतलब हो गया उसका मूल अवस्था, मूल स्तर, जिसको अपने ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, तलस्थ अवस्था बोला जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की अपने मूल ऊर्जा अवस्था, या इसे बोला जा सकता है अपने ग्राउंड स्टेट, इसके नाम दिया जा सकता है, या इसे अपने तलस्थ अवस्था नाम दिया जा सकता है। तो इलेक्ट्रॉन इस मूल ऊर्जा अवस्था से, ग्राउंड स्टेट से या तलस्थ अवस्था से ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है। उच्च ऊर्जा स्तर उसका क्या होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया अवशोषण, उसने क्या किया, ऊर्जा का अवशोषण किया। अब उच्च ऊर्जा स्तर उसका क्या है, अस्थायी है। तो अस्थायी होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन वापस क्या होगा, अपनी मूल ऊर्जा स्तर में आएगा। तो मूल ऊर्जा स्तर में जब आएगा तो जो जिस तरंग दैर्घ्य की उसने प्रकाश का अवशोषण किया था उससे विपरीत रंग के प्रकाश का वो क्या करता है, उत्सर्जन करता है। तो उससे कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा अपने को, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। अब विपरीत रंग कैसे, अपने यहां पर रंगों की अगर अपने बात करें, जैसे ये रंग अपने पास हो गए, ये अपने पास रंग हो गए। तो इसका मतलब अगर अपने वॉयलेट रंग का अगर अवशोषण करेंगे तो ग्रीन रंग का उत्सर्जन करेंगे, और अगर ब्लू रंग का अवशोषण करते हैं तो ऑरेंज रंग का क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। तो अपने कहते हैं कि विपरीत रंगों का वो क्या करते हैं, उत्सर्जन वहां पर देखने को अपने को मिलता है। तो इसे अपने क्या नाम दिया गया, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। तो यहां पर जो मूल बात थी रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की वो ये थी कि ये जो परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है, परमाणुवीय जो स्पेक्ट्रम है वो कैसा बताता है, सतत बताता है। जबकि वास्तव में जो परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है वो परमाणुवीय स्पेक्ट्रम कैसा होता है, रेखीय स्पेक्ट्रम होता है। इस चीज के बारे में अपने को रदरफोर्ड सही ढंग से व्याख्या नहीं कर पाया। तो रदरफोर्ड ने काफी हद तक परमाणु मॉडल को या परमाणु को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो कुछ चीजों के बारे में यहां पर नहीं बता पाया। वो दो चीजें, पहली चीज तो आई हमारे पास परमाणु स्पेक्ट्रम की,
जो कैसा होता है, आपने कहा, इन्होंने कहा कि परमाणु स्पेक्ट्रम कैसा होता है, सतत प्रकार का होता है, लेकिन वास्तव में परमाणु स्पेक्ट्रम कैसा था, तो रेखीय प्रकार का था। इस चीज की व्याख्या वो नहीं कर पाया। दूसरी बात, वो मैक्सवेल का जो ऊर्जा वितरण नियम है, उस मैक्सवेल के ऊर्जा वितरण नियम को भी वो सही ढंग से नहीं समझा पाया। तो ये था हमारे पास रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो अपने को इसके अंदर कमियां देखने को मिली रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अंदर, क्या क्या उसके प्रेक्षण थे, क्या निष्कर्ष थे। तो यहां पर रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, वो क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन बना वो क्वेश्चन हुआ नाभिक के बारे में। तो नाभिक के बारे में क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं इसके अंदर, पहला तो नाभिक के खोजकर्ता कौन है, दूसरा नाभिक की त्रिज्या क्या हो सकती है, परमाणु की त्रिज्या क्या हो सकती है। दूसरा जो क्वेश्चन आया कि रदरफोर्ड ने कौन सी धातु का प्रयोग किया था, तो स्वर्ण पत्र का प्रयोग किया, क्यों किया, क्या कारण था इसके पीछे, तो अपने वो कारण डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा बात कि जो कौन से कणों की उसने बौछार करवाई, जो स्वर्ण पत्र था उस स्वर्ण पत्र पर कौन से कणों की बौछार करवाई, अल्फा कण।